वेलकम गाइस। तो आज एक नया मानव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जुआन जाओ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ की जो कि विशाल और बहुत ही विस्तृत है। जहाँ के ईस्टर्न एरिया में 1 लाख से भी ज़्यादा सेक्ट्स है, जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है और वे लोग अपने कल्टीवेशन से सूरज और चांद तक को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और सभी कल्टीवेटर्स का एक ही चाहत होता है, हेवनली पाथ में जाना और हेवनली एम्परर बनना। लेकिन हेवनली एम्परर बनना इतना भी आसान नहीं है। थोड़ी सी भी गलती और आपके शरीर के हड्डियों तक को गला सकता है और आपका आत्मा भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक सेक्ट पर, जहाँ के लीडर अपने बेटे को बहुत ही गाली दे रहा होता है। लीडर अपने बेटे से कहता है, तुम एक यूजलेस सन हो, तुमने डिवाइन ब्लेड सेक्ट को कैसे ऑफेंड कर दिया है। और ऑफेंड किया तो किया, तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन तुमने वहाँ के फीमेल डिसाइबल्स के साथ गलत काम किया, उसे ड्रग दिया और वहीं पे तुमने नहीं रुका। उनके साथ तुमने गलत काम करके उन्हें मार भी डाला। साले तुम्हें क्या लगा, क्या तुम बच जाओगे उनके हाथों? तुम्हें पता नहीं, अब वो उनको पता चलने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता है। मैंने गलती से इसे किसी सेक्ट का लीडर कर दिया था, लेकिन ये किसी सेक्ट का लीडर नहीं बल्कि ये शॉर्ट सेक्ट का ही एक एल्डर होता है और ये इसका लड़का होता है। एल्डर कहता है, तुम्हारे कारण, बस तुम्हारे कारण मेरे सालों का फाउंडेशन इस शॉर्ट सेक्ट में सारा का सारा बर्बाद हो गया। ये हेवनली शॉर्ट सेक्ट तुम्हें तो छोड़ेगा ही नहीं, साथ ही साथ मुझे भी इसमें घसीट लेगा। वो बंदा अपना सर को जमीन पर पटकते हुए रोने लगता है और कहता है, फादर फादर प्लीज मुझे बचा लो, मैं उन शॉर्ट सेक्ट के हाथों नहीं मरना चाहता हूँ, मैं बस थोड़े देर के लिए बहक गया था उन डिसाइबल्स को देख करके। वैसे भी आपने मुझे अजूरे क्लाउड सेक्ट में भेज दिया था, जहाँ पर सिर्फ लड़के ही होते थे, और मैंने जैसे ही इन डिसाइबल्स को देखा मैं बहक गया। तो प्लीज़ मुझे बचा लीजिए फादर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जो सुनकर लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है और वह कहता है, अच्छा बेटे, तूने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया ना। और कहता है, साले इसके लिए तो कुछ भी करेगा, और एक जोरदार उसको चमाटा मार देता है, जो देख करके वो भी रोने लगता है और सोचता है कि लगता है आज बाप भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और वह कहता है, फादर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ भी करके बचा लीजिए। अब कहता है, मेरे बेटे तू चिंता ना कर, तुमने जो किया सो किया, लेकिन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुझे बचाने के लिए। तो वो बेटे से कहता है, घूरते हुए कहता है, सुनो, मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए अजूरे क्लाउड सेक्ट में भेज दिया था, जिसके लिए यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता है। तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हारे जगह किसी और को भेज देंगे, जो कि तुम्हारे गलतियों का सज़ा भुगतेगा। और ये सब सुन के बेटा तो पागल ही हो जाता है खुशी से, और वह कहता है, पापा आप तो बहुत ही महान हो, ग्रेट हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जान बचा ली। तो बाप भी कहता है, बस कर बे साले, ज़्यादा नौटंकी मत कर, और सुन तक ये मामला शांत ना हो जाए तब तक तुम अपना फैमिली में ही रह करके कल्टीवेशन करेगा, ना कि सेक्ट में आएगा। अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो तुम्हें पहचान गया तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जो सुनकर बेटा कहता है, ठीक है पापा, मैं अभी अपने फैमिली में ही जा कर के अपना कल्टीवेशन करूँगा, कभी बाहर नहीं होगा जब तक कि ये मामला शांत ना हो जाए। और वो वहाँ से इतना कह करके चला जाता है। एल्डर बहुत ही इविल सा लुक देते हुए कहता है, डिवाइन ब्लेड सेक्ट, हाँ हाँ तू तो गया। और सीन शिफ्ट होता है डिवाइन ब्लेड सेक्ट का, जो कि एक ऊंचे माउंटेन के ऊपर स्थित होता है। तभी हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है, जो कि शांत आसमान में बड़े मजे से उड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी ने तलवार फेंक करके उसका हवा में ही 2 टुकड़ा कर देता है। और हमें हेवनली डिवाइन शॉर्ट सेक्ट के होली मैडन और उसके साथ कुछ डिसाइबल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइबल कहता है कि आज उस कमीने को यहाँ पर लाया जा रहा है, जो कि हमारे सेट के डिसाइबल्स के साथ दुष्कर्म किया था। तो दूसरा डिसाइबल कहती है, हाँ यह बात सच है, और उससे पनिशमेंट कोई और नहीं बल्कि हमारी होली मैडन खुद अपने हाथों से देगी। यह सही है, वैसे भी वैसे बंदों को एक ही बार में अपना गला काट देना चाहिए। तभी सेक्ट का दरवाजा खुलता है और कुछ सिपाही एक बंदे को पकड़कर अंदर ले आते हैं। तभी वे सिपाही होली मैडन से कहते हैं, मैंने गुनहगार को पकड़ कर ले आए हैं, तो अब ये आपके हवाले है, अब आपको जो भी सजा देना है आप दे सकते हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही कमीने बंदे का रिप्लेसमेंट है, जिसे सजा भुगतने के लिए यहाँ भेज दिया है। होली मैडन न आओ देखती है न ताओ, और सीधा कूद पड़ती है उसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड लेकर के। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके आंखों में कुछ हो रहा होता है, जैसे कि वो किसी के बस में हो। इधर होली मैडन उसे अटैक करते हुए कहती है, तुम कमीने हमारे सेट के लड़कियों के साथ गलत करने की हिम्मत कैसे की हुई, और उसके ऊपर जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है।
और जो देख करके बाकी डिसाइबल्स शॉक्ड हो जाते हैं। हमें बाकी डिसाइबल्स को दिखाते हैं जो कि ये सब देख करके बहुत ही शॉक्ड होता है। और उनमें से एक डिसाइबल कहता है कि अरे, होली मेडन ने तो अपना होली सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल किया है इस कमीने लड़के पर अटैक करने के लिए। तो दूसरा कहता है लगता है कि हमारी होली मेडन बहुत ही गुस्से में है, इसीलिए वह गुस्से में इस सीक्रेट शॉट का इस्तेमाल कर रही है। इस बंदे का आज बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस अटैक से। इतने में होली मेडन उस बंदे पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वह बंदा अपना एक ही हल्के झटके से अपने हाथों का सारा जंजीर तोड़ देता है और बस एक उंगली से होली मेडन के अटैक को आसानी से रोक लेती है। जो देख करके होली मेडन तो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और बाकी डिसाइबल ये देख करके घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, होली मेडन का इतना पावरफुल अटैक बस एक उंगली से उस बंदे ने रोक लिया है। तभी वो बंदा बड़ा शांत लहजे में कहता है, तुम क्या मुझे बता सकती हो कि ये कौन सा जगह है? जो सुनकर के होली मेडन का तो और भी चीर मच जाती है और वह कहती है, साले तुम्हें जगह की पड़ी है, ये तुम्हारा कब्र की जगह है, मैं यहाँ पे तुम्हारी कब्र बनाने वाली हूँ। और इतना कर करके और भी अटैक्स करने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने नंगी उंगली से बस रोके जा रहा है, उसके सारे अटैक्स को रोके जा रहा है। जो देख करके वो भी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मैंने कल्टीवेशन में मास्टरी हासिल कर ली है, पर फिर भी मैं इस बंदे के एक उंगली को भी हरा नहीं पा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? आखिर यह बंदा है कौन? सेक्ट के डिसाइबल्स ये देख करके तो हैरानी हो जाता है और सोचता है कि क्या हम सपने देख रहे हैं। उस बंदे ने हमारे होली मेडन्स की हर अटैक को बस अपने उंगली से छूते हुए उसे रोक रहा है। क्या जैसे कि कोई उस पर कागज के तलवारों से हमला कर रहा हो, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? में उसमें से एक डिसाइबल बड़े ही गुस्से में कहता है होली मेडन से कि होली मेडन आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ है, हम मिल करके अटैक करेंगे। और इतना कह करके उस बंदे पर पीछे से अटैक्स कर देता है। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है और उसे एक झटका देता है जिससे वो दीवार पे जाके छप जाता है। तभी बाकी डिसेबल दौड़कर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सीनियर बदरली क्या आप ठीक है? तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं, ये तो जमीन पे सिर्फ चिपक के रह गया है, क्या ये पोस्टर बन गया है? तो और एक कहता है, नहीं ये तो पापड़ बन गया है, चलो इसे उठा के ले चलो। तभी वो बंदा बड़े ही एंग्री अंदाज में कहता है होली मेडन से, बस मैं एक बार पूछूंगा, क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये कौन सा जगह है? तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रही हो? इतने में उस बंदे के सर पर बहुत ही जोरदार दर्द होने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है, जिसे देख करके होली मेडन डिसाइबल से कहती है कि यही मौका है, सभी मिलकर उस पर एक अटैक करो और उसे मार डालो। सभी डिसाइबल ये सुनते ही मिलकर के अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी होली मेडन किसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे शॉट निकल आती है। तभी वो बंदा कहता है, हाँ मुझे सब कुछ याद आने लगा है। इतने में होली मेडन और बाकी डिसाइबल उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसका अटैक्स का कोई असर ही नहीं होता है, जैसे कि उसको कोई शील्ड रोक रहा हो। हमें हेवनली प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने डिसाइबल्स जूनियर से साथ बात कर रही होती है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मानवा का मेन कैरेक्टर होता है। तो जूनियर मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या आपने इस बात पर अच्छे से विचार किया है? आपने हेवनली रोड को पार करने के लिए और हेवनली एम्परर बनने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है और ये आसान भी नहीं था, फिर भी आप अपने कल्टीवेशन को और भी फैलाना चाहते हैं, क्या यह आपके लिए सही होगा? और वह बहुत ही चिंता में लग रही होती है, जैसे कि वो मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत ही चिंता कर रही हो, सोच रही हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, असल में मैंने शुरुआती में सोचा था कि अगर मैं हेवनली एम्परर बन जाऊं तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेड का एहसास होगा, लेकिन अब 10,000 साल बीत चुके हैं, फिर भी मेरे भीतर का ब्लेड हार्ड अभी भी बिना हलचल किए शांत बैठा है। इसीलिए जरूरी है कि मैं शुरुआती से इसे शुरू करूं। तो जब मैं वैसा करने बैठ जाऊं तो तुम मेरा प्रोटेक्शन करना, ताकि मेरे कल्टीवेशन को कोई भी डिस्टर्ब ना हो। जो सुनकर वह भी मान जाती है। मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एक खंजर निकाल लेता है, जिससे वह अपना शरीर को छेद करके किसी मोती को अपने शरीर से निकालता है और जूनियर को देते हुए कहता है कि यह हेवनली एम्परर कोर है, इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना और जब तक मैं कल्टीवेशन में रहूँगा तब तक तुम हेवनली एम्परर के पोजीशन को संभालोगी। और तभी वह कोर जूनियर को ले लेती है। कोर मिलने के बाद उसके चेहरे का हाव भाव ही बदल जाता है। वो अपने डेविल से स्माइल देती है और मेन कैरेक्टर को एक जोरदार पीछे से अटैक कर देती है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। जूनियर हंसते हुए कहती है,
कॉल मी द हेवनली एम्परर, जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि तुम मेरे साथ 10,000 साल से थी, फिर भी मैं तुम्हें कभी गलत ट्रीट नहीं किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जूनर कहती है, ओ मेरे लिंडाओ, तुम बहुत भोले हो, तुम मेरे साथ 10,000 सालों तक रहे, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और जब तुम मुझे नहीं पहचान पाओ और तुम कैसे इस दुनिया को चलाओगे, तो आज से हेवनली एम्पर लिंडाओ का कहानी खत्म, और मैं जूनर आज से न्यू हेवनली एम्पर बनूंगी। और इतना कहकर वह लिंडाओ पर एक जोरदार अटैक कर देती है और वह कहती है, सॉरी लिंडाओ, तुम जैसे मूर्ख बंदे कभी भी इस दुनिया को नहीं संभाल पाएगा, तो इसके लिए तुम आसान मौत ही लेना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तो जाओ मर जाओ। लेकिन उसके अटैक से मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता, और जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने अपना हार्ट ब्लेड को निकाल दिया, फिर भी इस अटैक से कैसे बच गए। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मैं हूँ द रियल हेवनली एम्परर, और इतना कह करके जूनर पर एक जोरदार लाइटिंग अटैक कर देता है, और उसका अटैक का असर इतना खतरनाक होता है कि उस दुनिया से यह पृथ्वी तक का दिखाई पड़ता है, और इतना ही नहीं बल्कि स्पेस भी फाड़ देता है, और हमें जूनर को दिखाती है जो कि उसका अटैक लगने के बाद बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, और वो वहाँ पर बैठ करके दांत पीसने लगती है, और वो कहती है, पर कैसे, तुम कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट को भी तुमने अपने बॉडी से निकाल दिया है और उसे मुझे दे दिया है, फिर भी तुम्हारे अटैक्स में इतना पावर कैसे है जो कि मुझे भी हरा दिया है। इतने में मेन कैरेक्टर का भी बॉडी डिसअपियर होने लगता है, और वह कहता है कि भले ही मैंने स्वॉर्ड हाथ तुम्हें निकाल के दे दिया हूँ, फिर भी इस दुनिया में कोई खास ही होता है जो हेवनली एम्परर बन सकता है, जब जो कि तुम नहीं हो, वो मैं हूँ। भले ही मैं आज तुम्हें नहीं मार पाया हूँ, लेकिन चिंता मत करो जूनर, मैं वापस आऊँगा और इसका बदला ज़रूर ही लूँगा। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर का बॉडी पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है। के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है, और सेट के डिसाइबल्स एमसी पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उनका एक भी अटैक मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना आंखें खोलता है और एक जोरदार प्रेशर रिलीज करता है, जिस प्रेशर से सभी बंदे सहित होली मैडन भी दूर छिटक जाती है। और तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ को ऊपर करता है और सभी के शॉट उसके कंट्रोल में आ जाता है, और मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है। होली मैडन अपने शॉट को रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती, और वो शॉट जाकर के मेन कैरेक्टर के हाथ पे जा लग। जो देख बाकी डिसाइबल्स तो घबरा जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा शॉट हमारे कंट्रोल से क्यों बाहर जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तभी होली मैडन बहुत ही गुस्से में कहती है, साले कमीने, तूने मेरे शॉट के साथ क्या किया है। और वह मनी मन सोचती है, ये शॉट मेरे इंस्पेक्टर ने हमारे सेक्ट को दिया था और हमारे सेक्ट लीडर ने मुझे दिया, लेकिन अगर ये शॉट किसी और के पास चला जाता है तो इससे हमारे सेक्ट की बहुत ही बदनामी होगी, तो मुझे इसे रोकना होगा। तभी मेन कैरेक्टर बड़ी कड़क अंदाज में कहता है, तुम्हें मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस दुनिया में जितने भी स्वॉर्ड या ब्लेड्स हैं, वे सब सिर्फ मेरे से बिलोंग करता है, ना कि किसी सेक्ट या फिर किसी दूसरे इंसान से। जो सुनकर होली मैडन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चिढ़ जाती है और कहती है, तुम अपना बकवास को बंद करो और तुम जो भी कुछ कर रहे हो रोक दो और हमें हमारा शॉट वापस कर दो, यही तुम्हारा भलाई है। तभी मेन कैरेक्टर उस शॉट को हाथ में लेते हुए कहता है, ये शॉट सिर्फ एक येलो रैंक के लो लेवल का शॉट है, और तुम इसे अपना ट्रेजर कहते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ट्रेजर किसे कहते हैं। और वह शॉट का पावर को रिलीज करता है और उसे हवा में उछाल देता है, जिससे सारा जितने भी शॉट था इधर उधर बिखरे हुए, वो सारे शॉट उस शॉट में आके चिपक जाते हैं, और सभी शॉट मर्ज एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, और उस शॉट से एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक ऑरा रिलीज करता है, जो कि जब बाद में जाकर के एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, जो देख करके बाकी डिसाइबल्स तो घबरा जाते हैं, और उसका प्रेशर से बहुत ही तकलीफ होता है सभी को। जो देख करके होली मैडन सोचती है, क्या ये शॉट लेवल अप करने वाला है। इस ऑरा से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये प्रोफाउंड लेवल पे जाने वाला है, और भी थोड़ी देर बाद और भी बड़े बड़े झटके आने लगते हैं। जो देख करके वो सोचते हैं, नहीं नहीं, ये प्रोफाउंड नहीं बल्कि उससे भी हाई लेवल पर जाने वाला है। इतने में वो ड्रैगन एक शॉट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हवा में उछल रहा होता है, और उसका ऑरा बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हो गया, इसका लेवल अप हो गया, और वो एक छलांग लगा कर उस शॉट को पकड़ लेता है और जमीन पर आ जाता है, और कहता है कि आज से इस शॉट का नाम होगा द ओवरलॉर्ड ब्लेड। तभी मेन कैरेक्टर
होली मैडन की तरफ घूरते हुए कहता है कि आज से ये डिवाइन शॉर्ट सेक्ट मेरा है, मेरे से बिलोंग करेगा। क्या तुम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? और इतना कहते हुए वो शॉर्ट के पावर को रिलीज करता है, जिसका ऑरा इतना टेरिफाइंग होता है कि वो सेक्ट के बाहर तक दिखाई पड़ता है। और सेक्ट के बाहर एक लड़की बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, उसे भी इस ऑरा का महसूस होता है। जो महसूस करते हुए वो सोचती है कि क्या ये हमारे सेक्ट के सीक्रेट ब्लेड का ऑरा है? क्या वो एडवांस लेवल अप कर चुका है? मुझे जा करके देखना होगा। और वो वहां से चली जाती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर के मेन कैरेक्टर पर आता है, जहाँ पर सभी डिसाइबल्स और एल्डर्स उसके सामने खड़े थे। तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है। वो सोच रही होती है कि मैंने ये शॉट जी मिंग्यू को दिया था, कहीं उसने तो इस शॉट को लेवल अप नहीं करवाया। तभी उसकी नज़र मेन कैरेक्टर पर जाती है, जिसके हाथ में वही शॉट होता है। और वो सोचती है कि ये कौन है जिसके हाथ में ये सीक्रेट ब्लेड पड़ा हुआ है, जिसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है। मैं इसका ऑरा को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, और ना ही इसके लेवल के पता लगा पा रहा हूँ। आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर आया है? मुझे पता करना होगा। वो मेन कैरेक्टर से कहती है, मेरा नाम लेंगे म्यूकुंग है और मैं इस सेक्ट शॉर्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। तो क्या आप बताने की कष्ट करेंगे कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और कहता है, ओहो, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, उससे भी ज्यादा तुम्हारा फिगर कमाल का है। जो सुनकर उसे तो बहुत ही चिढ़ मच जाती है, लेकिन वो हंसते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ मजाक करने आए हैं यहाँ पर? तो मैन क्या कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो सच बात है। और तुम्हारे शरीर से मुझे किसी फेमिलियर आदमी का ऑरा महसूस हो रहा है, और तुम्हारा भी सरनेम लिंगे है। तो क्या तुम मुझे बताओगे लिंगे क्यों क्यों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जो नाम सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सेक मास्टर कहते हैं, सीनियर, भले ही आपकी कल्टीवेशन हमारे से बहुत ही ज्यादा है, पर आपका कोई हक नहीं है कि हमारे एंसेक्टर को आप नाम से बुला सके। जो सुनकर मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या मेरे नालायक डिसेबल ने कब यहाँ पर सेक्ट बनाया था? शायद मेरे मरने के बाद ही उसने सेक्ट बनाया होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा पूर्ण जन्म 10,000 साल बाद हुआ है। और वो सभी से कहता है कि आज से ये शॉर्ट सेक्ट मुझसे बिलोंग करेगा, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मुझे बस इतना ही कहना था तुम लोग से। जो सुनकर सेक्ट मास्टर तो बहुत ही भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये शॉर्ट सेक्ट हमारे एंसेक्टर ने 10,000 साल पहले स्थापित किया था, जो कि हमारे एंसेक्टर का अमानत है। तो मैं इस सेक्ट को किसी भी ऐसे अरे गहरे आदमी के लिए यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं अंतिम सांस तक यहाँ पे लड़ूंगी इस सेक्ट के लिए। और इतना कहते हुए वो अपने बड़े बड़े बलून से एक बड़ा सा स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। पता नहीं भाई, मानवा के लड़के वहां पर क्या क्या रखती है, स्वॉर्ड, तलवार, भाला, पता नहीं कैसे रख पाते हैं इतनी छोटे जगह। सच में मेरे डिसाइबल्स के डिसेंडेंट्स में कुछ तो बात है। जरा तुम मेरे पास आना, तुमसे मेरे को कुछ बात करनी है। जो सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, अरे वो मुझे साफ उसके पास क्यों बुला रही है, वो क्या करना चाहता है। फिर भी वो उसके पास आ जाती है और मेन कैरेक्टर भी उसके कानों पे कुछ बातें करती है। जो सुन करके वो तो शॉक्ड हो जाती है। और ये सब देख करके बाकी डिसाइबल्स तो बहुत ही हैरान और परेशान खड़े होके देख रहे होते हैं। और होली मैडन सोच रही होती है कि इस बंदे ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे हमारे सेक्ट मास्टर की चेहरे का रंग ही उड़ गया है और उसका हाव भाव सब कुछ बदल गया है। पर ये क्या हो रहा है? तभी सेक्स मास्टर खड़ी होती है और कहती है, आपने जो भी कुछ कहा मैं समझ गई। और सब अनाउंस करती है कि आज से हमारे सेक्ट के नए सेक्ट मास्टर है लिंडाओ। तो तुम लोग सभी इसे सम्मान करो और करो। और ये सब सुन करके बाकी डिसाइबल्स तो हैरान परेशान और क्या क्या ना जाने क्या हो जाता है उन लोगों के अंदर। वो लोग सोचता है कि साला आज का आया हुआ बंदा और आकर के हमारे सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन गया, ये कैसे है? साथ सीन शिफ्ट होता है बाहर का, जहाँ पर सेक्ट मास्टर ने सभी को इनविटेशन लेटर भेजा था, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड लग रहे थे। एक बंदा अपने हाथों में पकड़े उस लेटर्स को पढ़ता है, पढ़ते हुए कहता है कि ये क्या, होली मैडन ने किसी सेक्ट के डिसाइबल्स के साथ प्यार में पड़ गई और इसी के कारण 3 दिन बाद उन दोनों की शादी है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या ये बात सच है? क्या ये सच है कि होली मैडन ने शादी कर रही है? पर वो बंदा कौन है? तो एक और डिसाइबल कहता है, जरा तुम ध्यान से पढ़ तो लो, इस पे लिखा तो है कि वो एक डिसाइबल है जिसका नाम लिंडाओ है। तो वो बंदा कहता है, लिंडाओ, पर ये है कौन? तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो उस
इनविटेशन लेटर को मसलते हुए कहता है कि जी मिंग्यू, मैं तुम्हारे पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ हूँ, फिर तुम आज एक नल्ले से डिसेबल से शादी कर रही हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है होली मैडन और हमारे मेन कैरेक्टर पर, जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर किसी के छत पे खड़ा होता है अनाउंसमेंट करने के लिए उनकी शादी की। तभी हमें होली मैडन को दिखाया जाता है जो कि मुंह फुलाकर खड़ी होती है और वो सोचती है कि असल में सेक मास्टर को इसने कौन सी बात बता दी जिसके कारण ये इस शादी के लिए मान गई। तो वो कौन सी बात थी ये तो चैप्टर के आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो मानवा स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेन कैरेक्टर और होली मैडन दोनों ही अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर पब्लिक के बीच आ गया था और हमें पिछले दिन की बातों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक मास्टर होली मैडन से कहती है कि वैसे भी तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, वो बंदा हमारे से बहुत ही स्ट्रांग है और उसने वादा किया है इस कॉन्टिनेंट में हमारे सेक को नंबर 1 पे लेके आएगा, तो तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और हमें थोड़ी देर बाद को और दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर होली मैडन से कहता है वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़की उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जैसा लड़की है सिर्फ मेरे शॉट को पकड़ के खड़े रहने का काम करता है और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई असली की शादी नहीं हो रही है बल्कि ये सिर्फ एक नाटक है, एक नकली शादी का। जो सब सुन करके होली मैडन तो बोरा जाती है। वो मनी मन सोचते क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इधर मेन कैरेक्टर सोचता है 10 साल हो गए मुझे रिनकार्नेशन लेने में, 10 सालों में जीनियर ने अपनी कल्टीवेशन को जरूर ही बहुत ही आगे बढ़ा ली होगी, लेकिन मेरा इस बॉडी में कल्टीवेशन लो है। मुझे इस सेक्ट के अंदर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है ताकि जब मैं उससे मिलूं तो मैं उसे जरूर ही मार पाऊँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है शॉर्ट सेट के अंदर में, जहाँ पर सभी डिसाइबल्स एल्डर्स को बुलाया गया होता है हमारे मेन कैरेक्टर के शादी के बारे में बताने के लिए। तो एक बुढ़ा एल्डर कहता है मेरे बेटे और होली मैडन बचपन से ही इस सेक्ट में बड़े हुए हैं और मेरे बेटे होली मैडन से भी प्यार करता है, तो हमें उन दोनों की शादी करनी चाहिए। वैसे भी इस लिंडाओ का क्या ही औकात है जो कि वो होली मैडन से शादी कर सके, वो तो रह गया। तो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, अगर रही औकात की बात तो मैं दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि मुझसे बिलोंग ना करता हो और मैं उसका वर्थी ना हूँ। वैसे भी ये सब चीज मेरे सामने सब कुछ बेकार है। ये सब सुन करके होली मैडन को तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है। वो सोचती है चीज क्या मैं इसके सामने एक बेकार चीज हूँ जो ये मुझे बार बार इंसल्ट किए जा रहे हैं। आखिर ये अपने आप को समझता ही क्या है। ये एक बार इस सब लफड़े को खत्म हो जाए फिर मैं बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। तभी वो एल्डर बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहता है साले तू ज्यादा अपने औकात से ज्यादा ही बोल रहे हो, अपने जबान को जरा कंट्रोल पे रखो। मैं कोई मामूली इंसान हूँ, मैं भी इस सेक्ट का एक एल्डर हूँ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है तू बहुत ही चिल्ला रहा है जिस कारण से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। और ये कहते हुए उस पर एक जोरदार प्रेशर रिलीज कर देता है, जिससे प्रेशर से वो दूर जाकर के गिरता है और उसका मुंह से खून निकल आता है, जो देख करके बाकी एल्डर्स पूरा का पूरा सन और चुपचाप। और सेक्ट मास्टर जिसको इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो बिंदास अपने मजे में चाय पी रही होती है और अपनी चाय खत्म करते हुए कहती है मैं आप लोगों को यहाँ पर इस शादी पर राय देने को नहीं बुलाया हूँ, बस आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है कि आप लोग इस शादी के बारे में सूचित किया जाए। अगर आप सबको पता चल गया है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो एल्डर खड़े होते हुए खांसते हुए कहता है मैं मानता हूँ आप सभी लोग स्ट्रांग हैं मुझसे, लेकिन आप लोग मेरी बातों को इस तरह से नहीं दबा सकते हैं। ठीक है यह बुढ़ा अभी कुछ नहीं करेगा और मैं अब यहाँ से जाने का इजाज़त चाहता हूँ। और वो वहाँ से अपने बाकी एल्डर्स को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। और अब आते हैं उस एल्डर के बेटे पर जो कि बाहर इंतजार कर रहा होता है अपने बाप का। तभी आते हुए देख करके वो कहता है कि पापा क्या बात हो गया, वो क्या मान गए मेरे शादी के बारे में। अपने बाप को जोर से पकड़ लेता है। तो बाप कहता है बेटा जरा आराम से। तो बेटा कहता है आपके साथ ये कैसे हो गया, किसने आपका ये हालत किया है। तो कहता है वो उसी लिंडाओ ने, और तुम्हें भी लिंडाओ से जरा संभल के रहना है, मुझे नहीं यकीन नहीं होता है कि वो हमारे सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग है। बेटा कहता है मैं उस कमीने लिंडाओ को छोड़ूंगा नहीं, उसका हिम्मत कैसे हुए वो आप पे हाथ उठाए। मुझे उम्मीद है मिंग्यू उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती होगी, लेकिन सेक लीडर उसे जोर जबरदस्ती उस लड़के से शादी करवाना चाहती है। मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। तो बाप कहता है तुम अभी घबराओ मत, तुम चिंता मत करो,
मैं मिंग्यू और डिवाइन ब्लेड सेक्ट को दोनों को ही अपने झाओ परिवार का बना लूंगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम देखते जाओ ध्यान देकर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर पर, जो कि बैठ कर कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे 9 रिलम्स होते हैं। पहला होता है पोटेंशियल, दूसरा होता है इनेट, फिर होता है प्रोफाउंड कोर, फिर आता है स्पीड कंडेंशन, फिर युआन ब्रोकिंग, फिर आता है सिलेक्शन फिनोमेन, फिर प्रोफाउंड स्पिरिट, उसके बाद आता है इमोर्टल एंड लास्ट में जाके आता है हेवनली एम्परर, जिसमें पिछले लाइफ में हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचा था। और हर स्टेज में 10 लेवल होते हैं और मेन कैरेक्टर अभी इनेट स्टेज के 7वें लेवल पर है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर, जो कि शहर में घूम रहा होता है, जहाँ पर लोग मेन कैरेक्टर को देखकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि अरे ये तो शॉर्ट सेट का नल्ला घर जमाई है जो कि होली मैडन से शादी कर रहा है। तो दूसरा कहता है जरा धीरे से बात करो, वो होली मैडन का होने वाला हस्बैंड है। अगर उसने इसे चुना है तो इस पर जरूर ही कोई ना कोई तो बात होगा। जो देख मेन कैरेक्टर सोचता है कि पता नहीं लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं, छोड़ो उड़ने दो, मेरे बाप का किया जाता है। तभी वो ट्रेजर पेविलियन के गेट में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि चलो देख लेता हूँ कि डिवाइन ब्लेड सेक्ट के ट्रेजर पेविलियन में मेरे लायक कुछ मिलता है या नहीं। अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो मेरे कल्टीवेशन में बहुत ही काम आएगा। तभी इतने में कुछ डिसाइबल उसे रोक लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या रे तू अंदर कहाँ जा रहा है? यहाँ सिर्फ कोर डिसाइबल्स को ही अंदर जाना अलाउड है। तुम सुना नहीं है क्या? यहाँ पर कुत्ते और बेकार दामाद का अंदर जाना मना है। सब उसी एल्डर के बेटे के दोस्त होते हैं जो कि मेन कैरेक्टर को रोक रहे होते हैं। और वो बंदा दूर खड़ा होकर के सोच रहा होता है कि ये चोमू शकल का कैसे हो सकता है कि होली मैडन उसे पसंद कर सके। तभी एक बंदा कहता है, सुन बे साले, होली मैडन के लायक तू नहीं है। के साथ तो जाओ एल्डर जाओ के ही बेटे शादी करेंगे, समझे कि नहीं? और ये जगह भी एल्डर जाओ के अंदर आता है, तो तुम जैसे दामाद को यहाँ पर अंदर आना मना है। तो यहाँ जैसे तुम यहाँ पे आए हो वैसे ही चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतने मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि बहुत हो गया इन कमीनों का, और अपना ओरा को रिलीज करता है जो कि बहुत ही भयानक होता है, जो कि एक डेमन का रूप ले लेता है, जो देख करके वो सभी बंदे बहुत ही घबरा जाते हैं। और वह एल्डर जाओ का बेटा हाथ में ताली बजाते हुए आता है और कहता है, नाइस, तुम तो बहुत ही कमाल के हो, जो कि अभी तक इतने बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ पे रुके हुए हो और मेरे फादर को नुकसान पहुंचाने के बाद भी तुम यहाँ पर आ गए हो। तुम्हारे हिम्मत को दाद देना पड़ेगा, जबकि तुम्हें पता है कि मैं अपने फादर का अपमान का बदला अभी तक नहीं लिया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए पूछता है कि बकवास बंद करो और आखिर तुम हो कौन? तो वो बंदा कहता है, अब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और अपना ऑरा को रिलीज करता है। आज मैं अपने फादर का पूरा हिसाब ले लूंगा तुमसे। जो देखकर मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि घोस्ट हो रहा, ये कैसे हो सकता है? तभी वो बंदा अपना शॉर्ट को निकाल लेता है और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और किसी शॉर्ट ब्लेड घोस्ट टेक्निक से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे मेन कैरेक्टर भी घायल हो जाता है। पर वो बंदा वहीं पे नहीं रुकता है और वो एक टेक्निक से मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और लगातार मेन कैरेक्टर पर कई टेक्निक से हमला करने लगता है, जो देख करके उसके बंदे तो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या यह उस बंदे को मारने वाला है? इससे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, हमें जाकर के पहले एल्डर जाओ को बताना होगा। वो बंदा लगातार मेन कैरेक्टर पर अटैक किए जा रहा है, जिसके कारण से मेन कैरेक्टर का भी हालत खराब हो जाता है, जो देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और दांत पिसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस कागज के खिलौने से तुम मुझे मार सकते हो? तो इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर के बेटे ने लगातार मेन कैरेक्टर पर अटैक्स किए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही खराब होने वाली है, जो देखकर वह बंदा एमसी से कहता है, क्यों बे साले, बैंड बज गया ना तेरा? बड़ा आया था मिंग्यू से शादी करने वाले, जा और अब मर। इतना कह करके वो इस पर एक बड़ा सा अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि मेन कैरेक्टर उस अटैक से मारा गया, लेकिन जब जैसे ही धूल हटता है मेन कैरेक्टर तो टकाटक खड़ा हुआ था, बस उसके कपड़े फट गए हुए थे और मेन कैरेक्टर हंसते हुए बड़े प्यार से कहता है, नॉट बैड नॉट बैड, मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक में दम तो है, लेकिन वो मुझे मार पाए इतना तो ताकत तुम्हारे अटैक में नहीं है। जो देख करके वो बंदा तो घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या 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 बकवास कर रहे हो? ये मेरा फैमिली के वन ऑफ द बेस्ट अटैक है, जो कि येलो ग्रेड के मीडियम रैंक के है, और ये अच्छे से अच्छे बड़े बड़े तुर्रम खान को भी एक ही अटैक में
हिला कर रख देता है, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुम कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हो, जो कि कोई डेमोनिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके कारण हमारा अटैक का तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और उसके शॉट को अपने हाथों से ही तोड़ के रख देता है, जो देख करके वो बंदा तो पूरा का पूरा हिल जाता है। कैरेक्टर बड़े ही डरावनी अंदाज में कहता है, साले मैं कोई सा भी कल्टीवेटर हूँ, कोई सा भी पावर यूज करूँ, उसका फैसला बाद में करेंगे। पहले तू मेरे सूट का फैसला कर, जो कि मैंने अरमानी का सूट कल ही खरीदा था, वो भी साले 150 में खरीदा था। चल ला बाबा ला, मुझे 150 रुपया ला के दे। और उस पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे वो धड़ाम से जाकर के वॉल पर चिपक जाता है और वो उसका सारे के सारे ट्रेजर को निकाल कर ले जाता है। जो देख करके उसको तो बहुत ही गुस्सा आता होगा, कमीने साले तुम ये नहीं कर सकता, तुम मेरे ट्रेजर को क्यों ले जा रहे हो? लेकिन उसके दोनों बंदे उसे रोक देता है, कहता है भाई रुक जा, वरना वो तुम्हारी चटनी बना देगा। और मेन कैरेक्टर बड़े ही बिंदास उसके सारे पॉइंट को और स्पीड स्कोर को गिनते हुए वहां से निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है ट्रेजर पेविलियन के अंदर का, जहां पर मेन कैरेक्टर चला जाता है और मनी मन सोचता है कि साले कमीने के पास बहुत ही ज्यादा लूट था, जैसे भी वो एल्डर का बेटा है ना, तो उसके पास तो ऑब्वियसली लूट होगा ही। और ट्रेजर पेविलियन के फर्स्ट फ्लोर के आइटम्स को वो देखने लगता है और मनी मन सोचता है कि ये सब तो रेलो ग्रेड के लो लेवल का पिल्स है, जो कि मेरे काम का नहीं है, ये तो सब बेकार है, मुझे लगता है सेकंड फ्लोर में जाना होगा। इतने में उसके पीछे कोई एक बंदा आ जाता है और वो कहता है, बच्चे तू यहाँ पे नहीं जा सकता है और ना ही यहाँ के कोई भी सामान को ले सकता है। इन कैरेक्टर ये सुन करके थोड़ा घबराते हुए पीछे देखता है, जहाँ पर एक बुड्ढा उसके सामने खड़ा हुआ था और वो भी बहुत ही गुस्से में था। और वो हंसते हुए कहता है, मेन कैरेक्टर क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब बेकार पिल्स के बारे में सोच रहा हूँ और इसे ले जाऊंगा? ये सब मेरे लिए टट्टी के बराबर है, मुझे ये सब पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुन करके वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें यह येलो रंग के पिल्स तुम्हें बेकार लग रहे हैं, टट्टी लग रहे हैं, तू ज्यादा ही नहीं उछल रहा है? और उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये सच बात है, ये तो सबसे बेकार पिल्स है, तुम जाओ जा करके मेरे लिए कोई अच्छी सी हाई ग्रेड के पिल्स ला करके दो। जो सुन करके उस बंदा और भी चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तू मुझे पागल समझता है या फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं समझता है, जो कि तुम इस तरह से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ का लीडर भी मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं करता, जो इससे कि तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो? तो और तुम मेरी बहुत ही अपमान करो, जो इसका फैसला मैं अभी तुम्हें करता हूँ। और इतना कर करके मैन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। पता नहीं इसके बाद बुड्ढे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइटर ने हमें दिखाया ही नहीं। और सीन आता है एक मास्क पहने हुए बंदे पर, जो कि मेन कैरेक्टर के लिए एक लेटर लेके आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लेके आया हूँ। तो मेन कैरेक्टर उस लेटर को ध्यान से पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसके बहन को किडनैप कर लिया है और उसे बुला रहा है। और वो मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि क्या किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बहन को इस तरह से किडनैप कर सके। और वो बहुत ही गुस्से में अपना ऑरा को रिलीज करता है, जिसके कारण ट्रेजर पेविलियन का सारा वॉल्स और छत टूट जाता है। के साथ सीन कट होकर के एक पहाड़ी इलाके पे आता है, जहां पर दो बंदा मिल करके एक लड़की को बड़े ही खतरनाक अंदाज में बांध करके रखा हुआ होता है और उसके आंखों में पट्टी बांधा होती है। लड़की उस बंदे से कह रहा होता है, तू रे मनसा, जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा कभी भी कामयाब नहीं होगा, मेरे लिंडा वो यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मेरे ब्रदर को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। बोना डेमन कहता है, लिंडाओ एक बच्चा है हमारे लिए और तुम्हें उसके लिए कुछ ज्यादा ही सोचती हो, जिसके लिए तुम मरने के लिए हमारे पास आ गई हो। और जब उसे इस बात की पता चलेगा तो वह जरूर ही यहाँ आएगा और हम दोनों मिल करके उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। और उस लड़की को बालों से पकड़ के बहुत ही टॉर्चर करने लगता है। वो लड़की दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, ना ही मेरे भाई यहाँ पे आएंगे, ना ही तुम उसे मार पाओगे। तभी वो बड़ा वाला डेमन कहता है, तुम तो लड़की बहुत ही कमाल की हो, तुम्हारे भाई को मैं छोड़ सकता हूँ, बस एक शर्त है कि तुम मेरी बन जाओ और हम दोनों बहुत ही मजे करेंगे, और जब तक तुम मुझे सर्व करोगी तब तक वो भी जिंदा रहेगा। तभी उसके पीछे खड़ा डेमन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हम किसी को भी नहीं छोड़ते और तुम इस लड़की के लिए उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। इतने में हवा तेज हो जाती है और बारिश होने लगती है। तो वो डेमन कहता है, देखो हेवन भी चाहता है कि मैं लिंडाओ को मार दूं, जिसके कारण वो भी हवा और बारिश लिंडाउन के लिए भेज रहा है। इतने में पीछे से लिंडाओ आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है ये हेवन मेरे लिए बारिश कर रहा है? नो वे, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम्हारी मौत होने वाली। और वो गुस्से में
अपना ओरा को रिलीज करता है। तभी वो छोटे वाला डेमन अपने तलवार को निकाल लेता है और वो कहता है देखते हैं कि ये किसके लिए है। और इतना कहते हुए वो लिंडा पर अटैक कर देता है। तभी लिंडा उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है, जो देख करके वो डेमन भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या ये तो बड़ी आसानी से डॉज कर ले, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और हमें पता नहीं कि इस डेमन को कैसे लिंडाओ के बारे में पता, या फिर उसके स्ट्रॉन्ग होने का या ना होने का। देखते हैं आगे क्या होता है, पता चलतेगा। इतने में वो छोटा वाला डेमन अपने शॉट से कई सारे अटैक कर देता है, जो कि घूमते हुए लिंडाओ के ऊपर अटैक्स चालू कर देता है। और इसी तरह से लिंडाओ उसके सारे अटैक को डॉज किया जाता है और अटैक करते रहता है। कभी वो अटैक करता है, कभी ये अटैक करता है। इसी तरह से दोनों के बीच घमासान फाइट चालू हो जाता है। और ये सब देख करके वो बड़ा वाला डेमन हंसने लगता है और कहता है कि मानना पड़ेगा इस लड़के में तो दम है। तभी उसकी नजर उस लड़की को बंधी हुई रस्सी पे जाते हैं, जो कि वहां पे लड़की लटकी हुई नहीं थी, जो कि मेन कैरेक्टर इतने स्पीड में जाता है और उसे बचा करके ले आता है। वो देख करके शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या इतने सारे इस अटैक्स के बीच में उसने कैसे इस लड़की को यहाँ से बांधे हुए लड़की को खोल के ले गया, मुझे तो दिखा भी नहीं। वाह, मानना पड़ेगा इसकी स्पीड को। तभी मेन कैरेक्टर बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है तुम भी अभी अपने आंखों से उस पट्टी को हटाना मत, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लड की नदियां बहने वाली है, जो कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं पाओगी। इसके लिए तुम अपना आंखों की पट्टी अभी मत हटाना। तभी वो जो छोटा वाला डेमन होता है वो बड़े ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़की को वहां से छुड़ा लो। और वो जोरदार अटैक उस पर कर देता है, जो देखकर मैन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेन कैरेक्टर ने फाइट के बीच में ही अपने सिस्टर को बड़ी ही आसानी से उसे बचा लिया था, जो देख करके दोनों डेमन हैरान हो जाते हैं। बड़े वाले डेमन सोचता है कि वाह, इसका इतना फास्ट स्पीड, मुझे तो दिखा ही नहीं कि उसने कब और कैसे अपने बहन को छुड़ा लिया। और इधर मेन कैरेक्टर बड़ा ही डरावनी हंसी देते हुए कहता है कि अपने बहन से, बहन तुम अपनी आंखों से पट्टी अभी मत हटाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खून की नदियां बहने वाली है जो तुम देख नहीं पाओगे। तो ये भला इसी में है कि तुम अपनी आंखों की पट्टी अभी मत उतारना। इतने में वो मार्क्स वाला डेमन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बहुत ही एग्रेसिवली मेन कैरेक्टर पर एक खतरनाक शॉर्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने आंखों से एक लेजर बीम छोड़ता है, जो लेजर बीम जाकर के एक शॉट का रूप ले लेता है, जो कि उस डेमन के अटैक पर हमला कर देता है। और इतना जोरदार अटैक होता है कि वो डेमन वहीं पे चित्रे चित्रे उड़ जाता है और उसके खून के चीटे उस बड़े वाले डेमन तक भी उसके शरीर में जाके गिरता है, जो देख करके वो डेमन शॉक्ड हो जाता है। वो मनी मन सोचता है ये बंदा है कौन, जो कि इतने आसानी से मेरे साथी को मार दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ये बहुत ही खतरनाक डेमन है, जो कि मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा डेमन जो कि हजारों लाशों के ऊपर खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। और वो मेन कैरेक्टर से पूछता है असल में तुम आखिर हो कौन। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक खतरनाक डेमन के रूप में देख रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और कहता है तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको। तभी वो डेमन मेन कैरेक्टर से इतना डर जाता है कि वो मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में आ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सु वांग ने मुझे यहाँ पे आकर के इस लड़की को पकड़ने को कहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कृपया आप मुझे मारे नहीं, मैं आपका गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो मेन कैरेक्टर भी उसके बातों पे ध्यान में आ जाता है, लेकिन तभी वो डेमन चांस में डांस मारने की कोशिश करता है और एक बड़ा सा डेमन के रूप में आ जाता है और अपना कपड़े पर फाड़ करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बड़ी आसानी से ही बच जाता है, जो देख करके वो डेमन और भी बौखला जाता है और कहता है तू भले ही जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन मैं आज तुझे मार के ही रहूंगा। और इतना कह करके वो अपना एविल शॉट निकाल लेता है, जो देख करके उसकी सिस्टर भी घबरा जाती है और कहती है लिंडा जरा संभल के, उसकी अटैक बहुत ही पावरफुल लग रही है। तभी वो बंदा अपना एक शॉट से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि शायद वो मेन कैरेक्टर वहीं पे मारा गया। लेकिन जैसे ही ढूल हटता है तो हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर उसके शॉट को बड़े आसानी से एक ही हाथ से पकड़ा हुआ खड़ा है और कहता है क्या लगता है तुम्हारे ये सब बचकानी अटैक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। और इतना कह करके उसके शॉट के टुकड़े कर देता है और कहता है और अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरे अटैक। और इतना कह करके एक जोरदार बीम का अटैक करता है, जिससे उस डेमन के टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उसके पीछे जितने भी माउंटेन्स होते हैं सारा का सारा बिखर जाता है एक ही झटके में।
जो देख करके उसके बहन भी शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सेक्ट के बाहर का, जहाँ पर मेन कैरेक्टर सेक्ट के अंदर अपने सिस्टर को लेकर के जा रहा होता है और मनी मन सोचता है मैंने पास्ट लाइफ में कभी भी अपने फैमिली होने का एहसास नहीं किया, लेकिन इस लाइफ में मेरे पास एक सिस्टर है जिसकी हिफाजत करना मेरी जरूरी है। इतने में सेक्ट के दोनों गार्ड उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि हमारे सेक्ट में कोई भी आउटसाइडर का आना अलाउ नहीं है, ये हमारे सेक्ट का रूल है, तो तुम इस लड़की को लेकर के अंदर नहीं जा सकते हो। जो देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये मेरे सिस्टर है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उनको अंदर आने से मना कर देते हैं। जो देख करके मेन कैरेक्टर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो अपने मुंह से हवा को छोड़ता है जिससे एक भवंडर तैयार हो जाता है और उन दोनों गार्डों को उठाकर जमीन पर पटक देता है और वो अपने सिस्टर को लेकर के सेक्ट के अंदर चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वही कमीने एल्डर के बेटे पर, जिसके पास वो दोनों गार्ड आए होते हैं और मेन कैरेक्टर के बारे में सारी बातें बता दिया जाता है। और उस गार्ड से कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे सेक्ट के रूल को तोड़े और किसी आउटसाइडर को वहां पर ले आए। और मनी मन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि लिंदा तू तो अब तो गया, जबकि तुमने गलती की है तो तुम्हें तो सजा मिलेगी और तुम्हें भी इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद मैं मिंग्यू से जरूरी शादी कर पाऊंगा। और उस गार्ड से कहता है तुम जाओ, जा करके अपने पनिशमेंट हॉल्स में जा करके इस बारे में सूचना दो और मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, इसकी सजा उसे जरूर ही मिलेगी। और वो गार्ड भी हाँ कहते हुए वहां से निकल जाता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर उसके सिस्टर के पर, जो कि मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को अपने माथे पर सहलाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे आज से मेरे साथ ही यहाँ पे रहोगे और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम इसके लिए कोई भी चिंता मत करना। इतने में बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को रेस्ट करने को कहते हुए दरवाजा बंद करके वो बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे वहां पे खड़े होकर के लिंडा ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि पनिशमेंट हॉल के बंदे होते हैं और वही दो गार्ड होते हैं। जहाँ पर वो गार्ड मेन कैरेक्टर पर उंगली करते हुए कहता है कि यही कमीना है जिसने हमारे पर अटैक किया और हमारे सेक्ट के रूल को भी तोड़ा है, तो आप इसे पनिशमेंट जरूर दे। और हमें पनिशमेंट हॉल के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सस्ता जॉनी सिंस का भाई होता है। और वह मेन कैरेक्टर से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर इंतजार करने के लिए खड़ा करके रख दिया है। एक तो तुमने अपने सेक्ट की रूल को तोड़ा, फिर से तुमने अपने सेक्ट के बंदों को भी मारा, और इतना ही नहीं तुम हमें यहाँ पे इंतजार करने के लिए खड़े करके रखे हो, तुम्हारी इतनी औकात। तो मेन कैरेक्टर कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, मैंने तो कभी किसी को मारा ही नहीं, ये तो सिर्फ एक बवंडर आया और उन दोनों को पीट के चला गया, लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं। अगर बात रह गई मेरी औकात की, तो मेरी औकात इतनी है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे बम में है दम तो मुझे कुछ करके दिखाओ। जो सुन करके उस एल्डर को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी अपमान करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अपना एक वेपन निकाल लेता है जो कि चेन के जैसा होता है और वो मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा तो बेटे तुम मुझ पे अटैक करने आया है, लो मैं भी दिखाता हूँ। और इतना कह करके मैन कहता है उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसे चेन्स भी टूट जाते हैं और उसके खोपड़ी भी फट जाता है और वो जाकर के नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं, गुड बाय। वेलकम गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पनिशमेंट हॉल के एल्डर ने मेन कैरेक्टर पर अटैक कर दिया था, जो देख करके मेन कैरेक्टर इतने फास्ट अटैक करता है उस पर कि उसके एल्डर के वेपन के सहित उसका हालत भी खराब हो जाता है। दो देख करके बाकी बंदे चौंक जाते हैं। एक बंदा कहता है अरे ये तो ब्लड इविल आर्ट है, ये साला इविल आर्ट का प्रयोग करता है क्या, ये इविल कल्टीवेटर है, मुझे तो लगता है ये इविल कल्टीवेटर, हम सभी मिलकर के इस पर अटैक करो। इतना कहते हुए वो बंदा आओ देखता ना था और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर मेन कैरेक्टर अच्छा बच्चे तुम मुझ पर अटैक करेगा, और इतना करके सिर्फ अपने हाथ को झटकता है जिससे वो बंदा वहीं पे रुक जाता है। जो देख करके बाकी बंदे भी मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ये कहता है कि तुम साले कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना इविल आर्ट को उपयोग करोगे तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर दम है, तो तुम अपना इविल आर्ट को छोड़ करके तुम किसी ओरिजिनल हथियार से मुझ पर अटैक करो, देखता हूँ तब तुम क्या ही कर सकते हो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है क्या ओरिजिनल हथियार, ये क्या होता है।
मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए अपने छोटी उंगली का प्रयोग करूंगा। अगर तुम्हारे अंदर में है दम तो कर लो मेरे साथ फाइट और मुझे हरा के दिखाओ। और इतना कहते हुए अपना छोटी उंगली से ही अपने पावर को रिलीज करता है और उन सब पर अटैक करने लगता है और सभी का बैंड बजा करके रख देते हैं। वहाँ उन जान से नहीं मारता है पर बहुत ही चोट पहुंचा देता है और सभी से कहता है, मैं तुम लोगों को जीने के लिए एक मौका दे रहा हूँ। अभी मैं तुम लोगों को आराम से यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ। अगर अगली बार मैं सोने जा रहा हूँ और अगर तुम लोग आकर के मुझे डिस्टर्ब किया तो इस बार तुम लोगों पर कोई भी दया नहीं बरसाऊंगा। और इतना कहते हुए वो दरवाजा बंद करके अपने कमरे के अंदर चला जाता है, जो देख करके बाकी बंदे तो शॉक्ड हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या कमीना बंदा है, उसने हमें किस तरह से एक ही बार में इतनी धूल चटा दिया। क्या वो सच में इंसानी है या फिर कोई डेमोन है। और सीन रूम के अंदर का होता है जहाँ पर सिस्टर मेन कैरेक्टर को कहती है, लगता है मेरे कारण तुमको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं होली मैडन के होने वाला हस्बैंड हूँ, तो शेख के किसी भी बंदे को इतना हिम्मत नहीं है कि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके। जो सुनकर के वो चौंक जाती है और कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं। और वो ब्लश करने लगती है और कुछ कहने की कोशिश करते पर वो कह नहीं पाती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर सोचता है ये क्या करना चाहते हैं, ये इतना ब्लश क्यों कर रही है। और वो पूछ लेता है, आखिर तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो वह मुंह घुमा लेती है और कहते, ना 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 मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डेड मैन सेक्ट का। जी, ये वही सेक्ट है जिसका दो बंदों को मेन कैरेक्टर ने जान से मार दिया था। जहाँ पे लीडर के पास कुछ बंदे आते हैं और वो कहते हैं, सेक्ट मास्टर, हमारे दो बंदों को किसी ने मार डाला है। जो सुनकर के लीडर कहता है, क्या, आज तक हम लोगों ने लोगों को मारा है, तरपाया है, लेकिन आज ऐसा कौन सा बंदा निकल गया जो कि हमारे बंदों को मारे जा रहा है। जो सुनकर वो बंदा कहता है, हमारे खुफिया जानकारी से पता चला है कि वो एक बेकार और नल्ला बंदा है जिसका नाम लिंडाओ है और वो डिवाइन ब्लेड सेक का कोई डिसाइबल्स है। तो लीडर गंभीर आवाज में कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो उसका पता लगा लिया है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो तुम अपना सिर को ऊपर उठाओ, क्यों इस तरह से झुके हुए हो। जो सुनकर वो बंदा जो कि झुका हुआ अपने लीडर को सारा बात बता रहा था, वो अपने सिर सिर को ऊपर उठाता है और लीडर की तरफ देखता है। तभी लीडर उन सभी पर अटैक कर देता है और उन बंदों को जलाकर राख कर देता है। और लीडर बड़े ही गुस्से में कहता, तुम जैसे बेकार बंदे, तुम अगर उसे उस जानकारी के भी बजाय तुम उस बंदे को मार करके आते तो मैं बहुत ही खुश होता। तुम जैसे नल्ले बंदों को यहाँ पे रहना कोई भी काम का नहीं है, तुम लोग सब बेकार हो। और अपने एक डेमोन को बुलाता है जिसका नाम होता है ओल्ड फिफ। तभी हमें रेड ओरा से घिरा हुआ कुछ दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि बहुत ही खूंखार और खतरनाक दिख रहा होता है। और वो डेमोन गुर्राते हुए कहता है, मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लीडर जी बताओ, आप मुझे यहाँ पे किसके खाने के लिए बुलाए हो। तो लीडर कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें मैं एक काम के लिए बुलाया हूँ। तुम्हें द डिवाइन ब्लेड शेक में जाना है और वहाँ पे लिंडाओ नाम का एक बंदा है जिसको तुम्हें किसी भी हाल में मार देना है, क्योंकि उसने हमारे दो एल्डर्स को मार डाला है। तो तुम्हें वहां जा करके बड़े ही ध्यान से उस बंदे को जान से मार देना है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते पे कोई आता भी है सेक्ट का, तो पूरे सेक्ट को भी बर्बाद कर देना। जो सुनकर के वो डेमन बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह, आपने तो बहुत ही मजेदार काम दिया है, अगर ज्यादा कुछ हुआ तो मैं पूरे सेक्ट को ही खा जाऊंगा। और वैसे भी मैंने आज तक जितने भी लोगों को मारना चाहा हूँ उसे जरूरी जैसे भी करके मैंने उसे मारा हूँ। तो आप चिंता मत करें, इस लिंडाओ के बच्चे को तो मैं जैसे भी हो उसे मार ही डालूंगा। अगर कोई मेरे बीच में आता है तो मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और इतना कहते हुए वो बंदा वहां से निकल जाता है। तभी लीडर सोचता है कि मैंने ये नाम लिंडाओ कहीं तो सुना है, पर कहाँ सुना है मुझे याद नहीं आ रहा है। बाहर में जाए, वैसे भी वो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को मर जाना ही बेहतर है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हेवनली शॉर्ट सेक्ट का। आप लोग कंफ्यूज ना होइए क्योंकि ये हेवनली शॉर्ट सेक्ट है और जो मेन कैरेक्टर का सेक्ट है वो है डिवाइन ब्लेड सेक्ट। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। और ये वही सेक्ट है जिस सेक्ट से मेन कैरेक्टर को डिवाइन ब्लेड सेक्ट में भेजा गया था, उसको इस सेक्ट के लीडर के बेटे के बदले पनिशमेंट लेने को। और अभी उसी लीडर के बेटे पर आते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा दिख रहा होता है
और वो इधर उधर तोड़े फोड़े जा रहा था। और वो कहता है ये डेड मैन सेड इतना बेकार निकलेगा मुझे पता नहीं था। उसने मेरे से इतने सारे पैसे लिए फिर भी वह उस लड़की को पकड़ के यहाँ पर मेरे पास नहीं ले आ पाया, और वह दो कमीने लिंडाओ के हाथों मारा गया। साला वो लोग एकदम बेकार बंदे थे जिस पर मैंने उन लोगों पर भरोसा किया। ये मुझे मेरा बहुत सबसे बड़ी गलती थी। तभी उसके साथ का बंदा जो कि एक टकला बोना होता है वो कहता है मालिक मालिक आप टेंशन क्यों लेते हो, उस सेक्स से हमारे पास एक आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की भेजा है, तो आप टेंशन ना ले और जाके एक बार मिल तो ले। जो सुनकर तो वो कमीना बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है हैं सच में उसने हमारे लिए कुछ लड़कियां भेजी है, चलो जा करके मैं भी देख लेता हूँ। तो बंदा कहता हाँ हाँ जरूर मालिक, आप एक बार देखेंगे तो आप तो पगला ही जाएंगे। तो लेकिन जा और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो तो देख के सच में ही पगला जाता है, उसे गोटे बाहर आ जाता है और मुंह से पूरा लाल टपकने लगता है। और वो कहता है वाह क्या चीज है। जो देख करके वो नौकर कहता है मालिक आप तो एंजॉय कीजिए मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। और साले के भी मुंह से पूरा लाल टपक रहा होता है। लगता है इस सेट में सारा का सारा कमीना और ठरकी ही भरा हुआ है। जो सुन के वो कमीना कहता है क्या क्या मैं एक मजा ले लूं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, और तू क्या देख रहा है, तू यहाँ से निकल साले। तो वो भी बंदा वहां से चला जाता है। तभी वो बंदा उस लड़की के मुंह से कपड़े को निकाल देता है और बहुत ही गंदी तरीके से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो लड़की कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हारे सेक के एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है मेरे फादर विधायक है जो कि सारे एल्डर को मैं अपने पॉकेट पे रखता हूँ, तो वह मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आज मैं तो तुम्हारे साथ बड़े ही मजे करूंगा। तो वह लड़की कहती है ज्यादा बकवास मत करो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी लिंडाओ का फियोंसे हूँ। जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, और उसका चेहरा हौसी चेहरे से सीधा डिसेंट लड़के में आ जाता है और वह उस लड़की के सारे रस्सियों को खोल देता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा सच में लिंडाओ के साथ कुछ लेना देना है या तुम उसके फियांसे हो। तो वो कहता है हाँ मैं उसका फियांसे हूँ। तो वो बंदा कहता है माफ करना पर तुम्हें शायद सुन करके बुरा लगे क्योंकि लिंडाओ ऑलरेडी किसी से शादी करने वाला है और वो कोई और नहीं बल्कि द डिवाइन ब्लेड सेक्ट का होली मेडन है। तो वो कहता क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा ऑलरेडी हस्बैंड बन चुका है, मैं उसके साथ शादी करने वाले हूँ, तो कोई उसके साथ शादी करे ये हो नहीं सकता है, तुम मुझे वहां पे लेके चलो। वो बंदा कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है, अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। और मनी मन बहुत ही खतरनाक हंसी देने लगता है और एक सोचता है कि इस लड़की को मैं वहां पे ले जाऊंगा, वैसे भी लिंडाओ मेरे बहुत सारे कामों पे टांग अड़ाया है, और जब मैं इस लड़की को उस सेक्ट पे लेके जाऊंगा तो वहाँ का होली मेडन यह सुन करके बहुत ही गुस्सा हो जाएगा और उसका गुस्से के बाद तो चारों तरफ फैला हुआ है, तब वो लिंडाओ का टुकड़े टुकड़े कर देगा। यह देखने में बहुत ही मजा है। के साथ सीन शिफ्ट होता है लिंडाओ पर जो कि बड़े ही मजे से नींद से उठ रहा होता है और वह सोचता है आज तो दिन बहुत ही बड़े मजे का है और ये इतनी अच्छी खुशबू खाने की कहाँ से आ रही है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका सिस्टर खाने बना रहा था। जो देख करके वो कहता है तुम्हारी तबीयत अभी खराब है फिर तुम किस तरह से खाना क्यों बना रही हो, तो क्या हमारे पास कोई नौकर नहीं है क्या, मैंने तो ऑलरेडी नौकर बुला दिया था। तो सिस्टर कहती है क्या नौकर, हमारे पास नौकर है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कहता हो मैं तो बोलना ही भूल गया, मैं अभी जा करके होली मेडन को इस बारे में बताता हूँ और दो चार सर्वेंट यहाँ पे लेके जरूर आऊँ। जैसे ही वो घर के अंदर से बाहर जाने लगता है तभी पनिशमेंट हॉल का लीडर आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कमीने तू जा कहाँ रहा है। जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है तू तू कौन है और तू मेरे रास्ते के आगे क्यों खड़ा है, मुझे अभी निंग्यू से मिलने जाना है, तो तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनकर के बाकी बंदे हंसने लगता है और कहता है कि ये तो पागल हो गया है, मिंगू के बारे में इस तरह से बातें कर रहा है, वो होली मेडन को नाम लेकर के बुला रहा है, भले ही वो हस्बैंड होने वाला है पर अभी तक बना नहीं है, लगता है वो उसके गुस्से के बारे में नहीं जानता। तभी वो बंदा कहता है तुम्हारा एटीट्यूड तो दिन ब दिन बहुत ही बढ़े जा रहा है, जो कि तुम हर किसी को मारे कूटे जा रहे हो, तुमने हमारे पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स को बहुत ही मारा, इतना ही नहीं तुमने पील हॉल के एल्डर के साइड भी फाइट की, और इतने सारे कांड करने के बाद भी तो बड़े एटीट्यूड में मेरे साथ बातें कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं आज तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की सजा यहीं पे आज
देने वाला हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा, लगता है मेरी छोटी उंगलियों का इस्तेमाल फिर से करना पड़ेगा। और इतना कह करके वो अपना अटैक को करने ही वाला होता है, इतने में एक लड़की वहां पर आ जाती है और मेन कैरेक्टर को अटैक करने से रोक देती है। और मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं होली मैडन की पर्सनल मेड हूँ और उन्होंने आज आपके सेवा करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। और वह उस एल्डर को देखते हुए कहता है, अरे आप तो जुंगवांग हो, जो कि पनिशमेंट हॉल का लीडर हो, लेकिन आप यहाँ पे किस काम से आए हो? पर लगता है अगर तुम्हारा कोई खास काम नहीं है तो तुम यहाँ से निकलो। जो सुन करके उसको तो बहुत ही गुस्सा आता है और मन ही मन सोचता है, साला मैं उसे कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये होली मैडन का पर्सनल मेड है। अगर मैं इसके साथ कुछ भी किया तो ये साले मेरे लौड़े लगा देंगे। और वो चुपचाप वहीं पे खड़ा रह जाता है। वो सर्वेंट मेन कैरेक्टर से कहता है, असल में मैं यहाँ पर आपको ले जाने के लिए आई हूँ क्योंकि होली मैडम आपसे मिलना चाहती है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो लीडर भी वहाँ पे उन दोनों को देखकर बड़े ही गुस्से में अपना दांत पीसने लगता है और कहता है, सालो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और इतना कहते हुए ये सीन शिफ्ट होता है लीडर पर, सेट के लीडर पर, जो कि बड़े ही परेशान होती है और कहती है, साला चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे एल्डर और लीडर वहां पे आकर के मेन कैरेक्टर के बुराइयां कर रहा होता है। वे लोग रो रो के कहते हैं, माई बाप हमें बचा लो। अरे यार, वो लिंडाओ का बच्चा साला कमीना हमारा कोई गलती ना होने के बावजूद हमें आए दिन कूटते रहता है, पीटते रहता है। हमें न्याय दो, उस लिंडाओ को, कमीने को सजा दो। इतने में वो सर्वेंट हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पे ले आती है और मेन कैरेक्टर इसे माहौल को देख करके शौक में पड़ जाता है। वो सोचता है, आखिर चल क्या रहा है, इन सभी को क्या हो गया जो यहाँ पे घुटने पे रोए जा रहे हैं। लगता है कुछ बहुत ही बड़ा गलत काम हुआ है। इसे पता ही नहीं है कि ये बंदा सब इसके ही लिए यहाँ पे आया हुआ है और सारा गड़बड़ ही किया हुआ है। इतने में वो पनिशमेंट हॉल का लीडर उस बुढ़े लीडर को भी साथ में ले आता है और वो कहता है, माय लॉर्ड, आप हमारे अपमान का बदला का सही से फैसला कीजिए क्योंकि इस लिंडाओ ने हमारे बंदे को मारा। और तभी बुड्ढा कहता है, हाँ हाँ, इस हमें फैसला चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ पील हॉल पर बहुत ही बदतमीजी की और मेरे साथ फाइट किया। तो मेन कैरेक्टर ये सब सुन करके लीडर की तरफ देखकर हंसने लगता है, जो देख करके उन लोगों को तो और भी चीर मच जाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, साले कमीने, तूने तो मेरे बंदों को मारा, फिर जाकर के अभी यहाँ पे बेशर्मों की तरह हंसे जा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बस बहुत हो गया, अब हमें इसकी फैसला तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे को यहाँ सेट से निकाल देना चाहिए। तो लीडर कहता है, भाई तुम लोग शांत हो जाओ यार, मुझे भी कुछ करने की मौका तो दो। तो इतना में लीडर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तभी एक बंदा चिल्लाते हुए वहां पे आ जाता है और कहता है, लीडर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो लीडर कहते हैं, शांत हो जा और बता क्या गड़बड़ हो गया। तो वो कहता है, असल में हमारे सेक्ट के बाहर एक लड़की और एक लड़का आया हुआ है। वो लड़की कह रही है कि हमारे सेक्ट के वो तो कह रहा है और वो घबराने लगता है, जो देख करके लीडर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे सुनने की कोई सब वक्त नहीं है, तो तुम सीधे सीधे अपना जो भी कहना है वो चुपचाप कह दो। तो वो कहता है, असल में बात यह है, और वो बहुत ही घबरा रहा होता है कहते हुए। तो बात यह है कि वो कह रही है कि वो लिंडाओ का होने वाली वाइफ है और हो चुकी फियोन्से है। जो सुन करके भाई कमरे में तो हंगामा मच जाता है और सभी बंदा कहता है, क्या ये कमीना है, इतने सारे लड़कियों के साथ खेल रहा है यहाँ पे होली मैडन और उधर कोई और लड़की, ये तो कमीना निकल गया। और मेन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, हाँ मैंने कब किससे सगाई कर ली, लगता है ये जिसके बॉडी पे मैं आया हूँ वो जरूरी किसी के साथ सगाई की होगी, पर मुझे कुछ तो याद क्यों नहीं आ रहा है। चलो जा करके देखना ही पड़ेगा कि वो लड़की है कौन। और हमें उस कमीने बंदे और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सेट के बाहर खड़ा होता है। और वो लड़का कहता है, तुम चिंता मत करो यार, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ का होली मैडन और लीडर जरूरी तुम्हारा बात को सुनेगा और तुम्हारी बातों का फैसला भी कर देगा। इतने में सभी लीडर्स और एल्डर्स मेन कैरेक्टर के साथ वहां पे पहुंच जाता है। वो कमीना मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है, ओहो सुवांग, हेवनली सेक्ट के ग्रेट मास्टर, आप तो बड़े ही कमीने निकले। इधर मंगेतर और उधर होली मैडन, क्या आपको थ्रीसम करने का इरादा है?
जो सुनकर के मेन कैरेक्टर तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता साले कमीने तेरा तो जान ले लूंगा। जो सुनकर के लीडर को तो हैरानी हो जाता है और वो सोचती है कि अच्छा तो इसका नाम सु वांग है और ये हेवनली सेक का सेक मास्टर रह चुका है और ये हमारे सेक में अभी बिंदास बैठा हुआ है और ये वही कमीना बंदा है जिसके कारण इस बंदे को यहाँ पे भेजा गया है। तो हमारे सेक के जितने भी लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है इस लड़के ने ही किया है, मैं भी इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है अरे इनसे मिले, ये है मिस डुगुरोंग, ये और ये लिंडाओ का हो चुका फियोंसे है और ये होने वाली बीवी भी है। और मिस डुगु आप चुप क्यों है? आप चिंता ना करें, यहाँ का जो सेक लीडर है वो बहुत ही अच्छी है और न्यायप्रिय है, तो आप जो भी कुछ कहना चाहती है आप कह दे। और मेन कैरेक्टर मिस डुगु को देखते हुए सोचता है इनेट शॉर्ट हार्ड बॉडी, ये तो कमाल की बात है। पास्ट लाइफ में मैंने पूरी दुनिया में राज किया पर इनेट शॉर्ट हार्ड बॉडी के साथ कोई भी जन्म से पैदा हुआ हो वैसा मैंने देखा नहीं है। क्या 10,000 सालों में ये दुनिया इतना बदल गई है? और ये कमीने दो लीडर बहुत ही मन ही मन खुश हो रहे होते और मुस्कुरा रहे होते, वे सोच रहे होते कमीने अब आया ना लाइन पे, अब देखता हूँ लीडर इसे कैसे बचाती है। अब ना चाहते हुए भी लीडर उसे धक्के मार के इस सेट से बाहर निकाल ही देगा और दोनों हंसने लगते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय। वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो जाओ फैमिली का लड़का और मिस डुगू को लेकर के मेन कैरेक्टर के पास पहुंच गया था, जो सुनकर के सेट के सभी एल्डर लीडर्स वहां पे आ गए थे। और जब उन्हें यह पता चला कि वह लड़की मेन कैरेक्टर के होने वाली हो चुकी मंगेतर है, तो ये सुनकर के वो दोनों एल्डर्स बहुत ही खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब तो मेन कैरेक्टर को सेट से जरूर निकाल देंगे, क्योंकि उसने होली मैडम के साथ धोखेबाजी की है। उसकी पहले से ही मंगेतर होने के बावजूद उसने शादी करने की कोशिश। तभी मिस डुगो शर्माते हुए पूछती है क्या आप ही लिंडाओ है? और मैं सच कह रही हूँ, मैं ही आपकी मंगेतर हूँ। जो सुन लीडर पूछती है पर मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही लिंडाओ की हो चुकी मंगेतर हो? तो वो कहती है मेरे पास एविडेंस है, मैं सच कह रही हूँ। और वो एक लेटर को निकाल करके लीडर के हाथ में दे देती है। जब लीडर उस लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है, जो देख करके लिंडा बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है आप लेटर को पढ़ के इस तरह से क्यों हंस रही हो? आखिर लिखा क्या हुआ इस पे? तो हमें पता चलता है कि लेटर पे ये लिखा हुआ था कि जब जब लिन फैमिली मुसीबत में था तो डुगू फैमिली ने लिन फैमिली पर बहुत ही एहसान किया था, जिसके कारण लिंडाओ के फादर ने लिंडाओ को उस लोगों के पास भेज दिया और मिस डुगू के साथ सगाई करवा दी। और ये भी लिखा हुआ था कि लिंडाओ डुगू फैमिली का एक बैल बनकर के काम करेगा और वो बहुत ही वफादार कुत्ता बन के भी रहेगा। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और वो मनी मन सोचता है साला मेरे बाप ने इस तरह से क्या लिख करके भेजा है, क्या मैं बेल बन के रहूंगा उसके परिवार पे? जुगू कहती है तो आप लोगों को पता चल गया, मैं सच कह रहा था और ये मेरा सबूत है कि मैं ही इसकी हो चुकी मंगेतर हूँ। इतने में वो पील होल का बुढ़ा एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि कमीने तुमने हमारे शेख के नाम को बदनाम कर दिया है, तुम्हारे पास पहले से ही एक लड़की है और इसके बावजूद तुमने हमारे शेख के लड़की के साथ शादी करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो देख करके वो पनिशमेंट हॉल का लीडर भी आगे बढ़ जाता है एमसी पर अटैक करने के लिए और साथ ही साथ बाकी जितने भी एल्डर्स होते हैं सभी मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देख लीडर आगे आ जाती है और कहती है बस करो, बहुत हो गया तुम लोगों का, मैं शेख का लीडर हूँ और किसको सजा देना है या ना या सजा नहीं देना है, क्या करना है मैं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेशों के बिना तुम सब इन मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे हो? जो सुन दोनों का तो पोपट हो जाता है और वो पनिशमेंट हॉल का लीडर कहता है मैं पनिशमेंट हॉल का लीडर हूँ तो मुझे भी गलतियां करने वालों को सजा देने का हक है, पर आप लीडर है शेख का, तो अगर आप इस तरह से सजा नहीं देंगे और गलतियां करने वालों को छोड़ देंगे तो इससे तो हमारे शेख का बदनामी हो जाएगी। तो आप इसके बारे में क्या सोचती है? जो सुनकर लीडर सोच में पड़ जाती है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है भले ही हम दोनों के बीच एंगेजमेंट हो चुकी है पर मैं इन सब चीजों से अनजान था और इन पत्र में जो लिखा है वो भी सच है, तो मैं मानता हूँ कि हम दोनों का एंगेजमेंट हो चुकी है पर मुझे याद नहीं है। जो सुनकर के पनिशमेंट हॉल का लीडर कहता है बहुत ही गुस्से में तो तुम अपनी गलतियों को मानते हो तो चलो सजा के लिए तैयार हो जाओ। तभी मेन कैरेक्टर होली मैडम को पूछती है तो बताओ तुम्हारा क्या राय है?
इस मामले पर, क्योंकि तुम विक्टिम हो तो तुम ही जो कहोगी वही होगा मेरे साथ। तो बताओ तुम्हारा क्या बात है, क्या राय है। जो सुनकर वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कमीना ने मेरे ऊपर ही सारा झमेला छोड़ दिया है। और वह कहती है जबकि तुम्हें इन सब की जानकारी नहीं थी, इसलिए तुम्हें दोषी नहीं मानती हूँ मैं। और ये लड़की जब कि तुम्हारी फियोंसे है तो ये भी हमारे सेक में रह सकती है। ये बातें सुनकर के जितने भी हेटर्स थे सबके सब शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है क्या क्या इससे फर्क नहीं पड़ता है लिंडाओ की दूसरी शादी होने से। और वह बंदा जो कि झाओ फैमिली का बंदा था, वह सोचता है कि हाँ ये तो मेरा सारा का सारा खेल ही उल्टा कर दिया। क्या इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके दूसरे शादी के बाद सुन करके भी उसे कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। और वह कहता है क्या तुम ये क्या कह रही हो, जबकि तुम्हें यह पता चल गया है कि तुम्हारा होने वाला पति किसी और लड़की के साथ शादी होने वाली है, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम्हें तो उस कमीने को अपने शॉट से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। जो सुन करके होली मैडम कहती है बस कर तू, यह हमारा फैमिली मैटर है तो हम इसे खुद ही निपटा लेंगे। और जबकि यह हमारी फैमिली मैटर है तो इस मामले पर किसी बंदे या किसी शेख को बोलने का कोई हक नहीं है। और तुम्हारी जबकि यहाँ पे काम हो चुकी है तो तुम यहाँ से अभी निकल सकते हो। जो सुन उस बंदे का तो पोपट हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है क्या करने आया था और क्या हो गया। मैंने तो सोचा था कि लिंडा को आज यहीं पे मार डाला जाएगा, लेकिन अब तो पासा ही पलट गया है। तभी लिंडा चिल्लाते हुए कहता है कमीने मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को ऑर्डर नहीं दिया है तो तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो। जो सुन वो बंदा कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है जो तुम मुझे यहाँ पर रोक रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर कहता है मैं कभी भी किसी भी कमजोर को आज तक ना तो धमकाया है ना ही कुछ बुरा किया है, जबकि तुम बाप बेटों ने मिल करके मुझे तुम्हारी गलती के लिए सजा काटने पर इस सेक्ट में भेज दिया गया। तब मैं भी तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा, पर तुम्हारा हिम्मत कैसे है मेरे बहन को तकलीफ पहुंचाने की। जो सुनो बंदा तो डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है और कहता है कांपते हुए कि तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं किसी भी फैमिली के साथ इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। जो सुन मैन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है बकवास अपना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गलतियों को छुपाने की, और आज मैं तुम्हारी सारी गलतियों की सजा यहीं पे दूंगा, आज तुम्हारी जान यहीं पे निकालूंगा। जो देख दोनों एल्डर ही घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं लीडर उनको रोको वरना वो उसे मार डालेंगे। अगर उसे मार डाला तो अजूर क्लाउड सेट हमारे सेक को नहीं छोड़ेगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे भी वो बंदा अजूर सेक्ट का होली सन है तो हमें उसे रोकना चाहिए, लिंडाओ को कहिए रोकने के लिए। और इधर लीडर तो एकदम अंगड़ाई लेते हुए कहती है आज तो बहुत ही काम कर चुकी हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। और वैसे भी मैं उन दोनों के मामलों पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये उन दोनों का मामला है तो वे दोनों निपट ले, और भले ही लिंडा उसे मार डाले मुझे उससे क्या फर्क पड़ा। और ये सब सुन करके तो बुड्ढे एल्डर का तो शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है आखिर ये लीडर करनी क्या चाहती है, वह उस बंदे के इतना ही फेवर क्यों कर रही है, आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तभी वो बंदा कहता है अपमान, आज तुम मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की। शेख लीडर तुम्हें पता नहीं कि हमारे शेख तुम सबके साथ क्या ही कर सकती है। लिंडाओ तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो निकालो अपना स्वॉर्ड, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा औकात क्या है, और मैं भी तुम्हें आज दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना कहते हुए वो मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम जैसे नल्ले बेकार बंदों के लिए मैं अपना स्वॉर्ड को निकालूं, अरे तुम तो मेरे छोटे उंगली के बराबर भी नहीं हो, तो मैं स्वॉर्ड तो नहीं निकालूंगा कि बस मैं अपने छोटे उंगली का उपयोग करूंगा, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। तो बंदा इविल स्माइल देते हुए कहता अच्छा इतने सारे एटीट्यूड तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं, आज मैं सारे एटीट्यूड को निकाल लूंगा। और वो अपना शॉर्ट ओरा को रिलीज करते हुए कहता है कि यह शॉर्ट द अजूरे क्लाउड सेक्ट का हाई रैंक का शॉर्ट है, और आज मैं इस शॉर्ट का ताकत तुम्हें दिखाता हूँ। और मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ देता है, पर मेन कैरेक्टर बस अपने एक छोटी सी उंगली का ही अटैक करता है, जिससे उसके सारे शॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो देख करके वो तो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर का अटैक वहीं पे नहीं रुकता है। उसका प्रेशर इतना होता है कि उस बंदे का तो पूरा का पूरा शरीर ही ब्लास्ट हो जाता है, और इतना स्ट्रॉन्ग अटैक देख करके वो एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो बुढ़ा एल्डर लीडर से कहता है ये क्या हो गया, ये तो अभी अजूरे क्लाउड से चुप नहीं बैठेगा,
जब उसे पता चलेगा कि हमारे सेक्ट के बंदे ने उसके सेक्ट के सबसे टैलेंटेड बंदे को मार डाला है, तो वह हमसे बदला जरूर ही लेगा। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, ये तुम्हारे सेक्ट के डिसाइबल के साथ रेप किया और उसको जान से भी मार डाला, और मुझे इसके बदले यहाँ भेजा गया ताकि मैं इसके सारे इल्जाम अपने ऊपर ले सकूं और यहाँ का सजा का हकदार मैं बनूं। और तुम लोग ऐसे बंदों को बचाना चाहते हो? तुम जैसे लोग इस सेक्ट के लिए बेकार कचरा है। जो सुनकर के उस बुड्ढे को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुरे को इस तरह से बात करो और मुझे बेकार कहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी लीडर आगे आ जाती है और बुड्ढे को धक्के दे करके उसका अटैक को रोक देती है, जो देख करके बुड्ढा और भी बौखला जाता है। और वो कहता है, साली छिनाल की औरत, तुम एक लड़के के लिए अपने सेक्ट को दांव पर लगा रहे हो। तुम्हें नहीं पता इसके लिए हमारे सेक्ट में किस तरह के का मुसीबत आने वाली है। तो भला इसी में है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर जान से मार डालूं और इसके लाश को ले जाकर अजूरे सेक्ट क्लाउड में भेज दूं, ताकि वो माफी के तौर पर इसे ले ले और हमें इस झमेले से छुटकारा मिल जाए। जो सुन लीडर भड़क जाती है और कहती है, मैं इस सेक्ट का लीडर हूँ, तो मैं सेक्ट में किसको मारूं या फिर किसे बचाऊं, इस चीज का फैसला मैं करूंगी। और तुमने जो अभी मेरे साथ बदतमीजी की है, उसके लिए तुम अभी तुरंत ही घुटने पे आओ और मेरे से माफी मांगो। तभी मेन कैरेक्टर बुड्ढे को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या ये अजूरे क्लाउड सेट पर है क्या? मैं तो इस नाम को सुनते ही मुझे नींद आ रही है। जो सुन बुड्ढा तो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें पता भी है अजूरे क्लाउड सेट की कितने स्ट्रांग है? और आज तुम्हारी इस हरकत से हमारे सेक्ट में मुसीबत आने वाली है और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तो इसीलिए तू आज मरेगा। और इतना कह करके वो मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए अपने शॉट को ऊपर उठा लेता है, जो देख करके लीडर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ और मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तुम जल्दी से अपने आप को घुटने में लाओ और माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। तो बुड्ढा कहता है, बस करो मैंने इस सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इस कमीने के लिए सेक्ट को बर्बाद होने दूं? और तुम जैसी कुतिया चिनाल जो कि एक लड़के के लिए इस सेक्ट को बर्बाद होने के लिए छोड़ रही है, तो तुम जैसे लड़की इस सेक्ट के लीडर होना काबिल नहीं है। जो सुन लीडर और भी गुस्सा हो जाती है और अपना ओरा को रिलीज करने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुम नहीं माने। और बुड्ढे के ऊपर ब्लेड किलिंग फॉर्मेशन से अटैक कर देती है और दोनों के बीच बड़ा ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते दिख रहे होते हैं। इतने में बुड्ढा लीडर को छोड़ अचानक मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है कमीने, अभी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं क्यों ना मर जाऊं। इतना कह करके वो मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर बड़े ही आसानी से उसके शॉट को अपने हाथों से रोक लेता है और उसके शॉट को 2-4 टुकड़ों में बिखरा देता है और बुड्ढे के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे बुड्ढा हवा में ही धूल बन करके गायब हो जाता है। जो देख करके सभी एल्डर शॉक्ड हो जाते हुए सोचते हैं कि ये तो डिवाइन सेक्ट के सुप्रीम टेक्निक है और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने को कैसे आता है? हम सब इतने समय से इस सेक्ट पर है, पर हमें भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करना नहीं आता है। इतने में वो झाओ फैमिली का बेटा भागते हुए आता है और रोते हुए कहता है, फोर्ट अंकल ये कैसे हो गया? और गुस्से में सोचता है कि लिंडाओ, तुमने मेरे अंकल को मार करके बहुत ही गलत काम किया है, पर समय आने पर मैं ही तुम्हें मारूंगा। और सभी इस लड़के को इग्नोर मारते हुए बड़े बिंदास वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ सीन कट होकर के दूसरे दिन झाओ फैमिली पर आता है, जहां पर बुड्ढे एल्डर का फ्यूनरल चल रहा होता है। तभी वहां पर एक सफेद बालों वाला बंदा आता है, जिसे देख करके वो झाओ फैमिली का बंदा रोते हुए कहता है, ग्रैंडफादर आप। तभी वह सफेद बालों वाला कहता है, सभी रोना बंद करो, हमारा झाओ फैमिली लोगों को रुलाता है, ना कि खुद रोता है, और सभी को अपने एनर्जी से खड़े कर देता है और कहता है, मुझे पता है फोर्ट अंकल के साथ क्या हुआ है, मुझे पता है, मैं ब्लेड सेक्ट को खाक में मिला दूंगा। और उसके पावर को देख करके झाओ कहता है, क्या आप फोर्ट इनेट लेवल पर है? तो वह कहता है, हाँ, मैंने इस लेवल को पाने के लिए इतने दिनों तक सेक्युलेशन में था और एक
टोकन को निकालता है जिसमें से बड़ा ही इविल ओरा निकल रहा होता है। वह कहता है मैंने इस मिस्टीरियस टोकन को भी जागृत कर लिया है। जो देख करके झाओ कहता है ग्रैंडफादर आप तो कमाल के हैं। जो सुन ग्रैंडफादर कहता है मुझे अपना बकवास मत सुनाओ। मुझे नहीं लगा था कि मेरे ना रहने पर हमारे फैमिली की इस तरह का हालत हो जाएगा। तभी झाओ कहता है असल में ये सब उस लिन डाओ के कारण हो रहा है। जब से वह इस सेक्ट में आया है कोई ना कोई गड़बड़ कर ही रहा है और सेक्ट लीडर भी उसे ही सपोर्ट करता है। जो सुन वह कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। वह लड़का जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता इस उसे लीडर भी सपोर्ट करता है। गजब बात है। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। तो तुम जाओ और डेडमैन सेक्ट में इसके बारे में पता लगाने को कहो। जो सुन वह कहता है ठीक है और शर्माते हुए कहता है असल में मैं होली मैडन को। तभी ग्रैंडफादर उसे अपने पास बड़े ही प्यार से बुलाता है जरा इधर तो आओ। और जैसे ही वो ग्रैंडफादर के पास जाता है वैसे ही उसका ग्रैंडफादर उसे जोरदार एक लप्पड़ बजा देता है और बड़े ही गुस्से में कहता है साले हमारे फैमिली के लोले लगे पड़े हैं और तुम्हें लड़कीबाजी करनी है। और जाओ मार खाकर रोते हुए कहता है शायद आप सही कह रहे हैं। मैं ना तो मिंग्यू के लिए ये सब करता और ना ही हमारे साथ ऐसा होता। जो देख कर के ग्रैंडफादर कहता है बस कर रोना धोना यहाँ पे मत कर और ये ले। और इतना कह करके उसके हाथ पे एक टोकन दे देता है। जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे ये तो टोकन है और शायद आप मुझसे नाराज नहीं है। तभी वो बंदा कहता है तुम जो चाहो वो करो। अब समय आ गया है डिवाइन ब्लेड सेक्ट को भाग्य बदलने का। ये सब उस लड़की के कारण हुआ है ना। तो तुम जाओ और उस लड़की के साथ जो करना चाहो वो सब करो। मैं भी देखूंगा कि वे लोग क्या करता है। जो सुन जाओ तो बहुत ही खुश हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है थैंक यू ग्रैंडफादर और मिंग्यू मैं आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डिवाइन ब्लेड सेक्ट का जहाँ पर मिंग्यू अपना सितार गिटार बजा रहा होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जो देख करके मिंग्यू सोचती है इतनी रात को कौन आया है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। मैं हमें क्यों कह रहा हूँ बाद में पता चलेगा। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है उसके सामने झाव खड़ा होता है। जो देख करके वह बहुत ही गुस्से हो जाती है और अपने शॉट को झाव के आंखों के सामने रखते हुए कहती है तुमने मुझे इतने रात को डिस्टर्ब करने के सही कारण अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी आंखों के दोनों गोटियां निकाल दूंगी। तो वह कहता है अरे रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात कहने आया हूँ। तो मिंगू कहती है फटाफट बोलो जो कहना है। मेरे हाथों में कोई भरोसा नहीं है। वह तुम्हारा जान भी निकाल सकता है। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम लिन डाओ के साथ शादी नहीं करनी चाहती हो। तुम्हें सेक लीडर ने बहुत ही फोर्स किया है जिसके कारण तुम मजबूरी में ये शादी कर रही हो। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भले ही मेरा कल्टीवेशन लो है पर मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या कहना है मेरे बारे में। और उसके बड़े बड़े अरमानों को देख करके उसके नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो कहता है चलो मिंगू हम भाग चलते हैं। जो देख मिंगू बहुत ही गुस्से हो जाती है और वह कहती है साले एक मेढक जो कि हंस को खाना चाहता है और उस पर अपने शॉट से अटैक कर देती है। पर उसके अटैक से उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। बस उसके एक कपड़े पर कट लग जाता है। और झाव कहता है सही है मैं तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे काट डालोगी। तुम्हारी दिल बहुत ही हार्टलेस है। जो देख मिंग्यू शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है पर कैसे मेरे अटैक से तुम्हें खरोच तक नहीं आया है। तो झाव कहता है मिंग्यू तुम बहुत ही नादान हो। तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं डिवाइन ब्लेड टोकन का यूज कर रहा हूँ। इससे मेरे बॉडी के हर पार्ट जो भी हो सभी के सभी स्टील के जैसे मजबूत हो गया है। इवन मेरे नीचे क्या। जो सुन मिंग्यू उस पर फिर से अटैक करते हुए कहती है तुम्हें किसने इजाजत दिया कि तुम इस टोकन का यूज करो। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इसके लिए क्वालिफाइड भी हो। तभी झाओ मिंग्यू पर अटैक कर देता है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाती है और दूर जाकर के गिरती है। तो झाओ कहता है तुम्हें याद है तुमने कहा था कि जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम मेरी बन जाओगे।
तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। लो, मैं आज तुम्हें हरा दिया, तो तुम अपनी बात को रखो। तो मिंगू खड़ी होते हुए कहती है, पर मैं अभी हार नहीं मानी हूँ। तो झाओ कहता है, ठीक है, तो आज रात तुम्हें हरा के मैं तुम्हें अपना बना ही लूँगा। तभी मिंगू के पीछे से आवाज़ आती है। वह कहता है, मैं तुम्हें एक प्यारी सी संगीत सुनाने को कहा था, पर अब तुम इस गधे के साथ बातें किए जा रहे हो, जिससे मुझे बहुत ही नॉइस आ रही है और मैं आराम से सो भी नहीं पा रहा हूँ। तभी जाओ मिंगू के ऊपर छलांग मारते हुए कहता है, मिंगू आ गले लग जा, आज मेरे बॉडी पूरे स्टील का बन चुका है, तो चलो मैं तुम्हें इस बॉडी के पूरे मजे देता हूँ। तभी किसी की लात आकर के उसके गोटों पर लगती है और उसके काम तमाम वहीं पर हो जाता है और वह जमीन पर जा गिरता है और कहता है कि कैसे, पर कैसे, मेरा शरीर तो स्टील के समान हार्ड हो चुका है, फिर भी ये कैसे हो सकता है। तभी मेन कैरेक्टर बिस्तर से बाहर आता है और कहता है, साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे वाइफ के साथ बदतमीजी करने की। और तभी मिस डुगू बड़ी ही सेक्सी अंदाज में पूछती है, क्या कोई गेस्ट आया है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, ये कोई गेस्ट नहीं है, बल्कि ये पागल घोस्ट है, जिसे सही सबक सिखाना जरूरी है। तभी झाओ कहता है, पता नहीं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, पर इतना तो समझ आया है कि तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये लो और जल्दी से मर जाओ। और मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। तो मेन कैरेक्टर उसके अटैक को एक उंगली से ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे उसका टोकन मेन कैरेक्टर के हाथों में आ जाता है और उस टोकन को देखते हुए कहता है, डिवाइन ब्लेड टोकन नहीं, अरे ये तो व्हाइट ब्लेड टोकन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और ये मानवा भी, क्योंकि 2 साल हो गए हैं और अभी भी इसका कोई नया एपिसोड नहीं आया है। तो कल से नए मानवा को एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।